हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल के अंदर। उम्मीद करता हूँ आप ऐसे ही हेल्दी होंगे और अपनी स्टडी कैरी ऑन कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं, हम एक वीडियो बना चुके हैं किस पे। तो सर, हम फिजिक्स के अंदर एक वीडियो बना चुके हैं पार्ट 1। आज हम दूसरा वीडियो बनाने जा रहे हैं। हमारा टॉपिक था थर्मोडायनेमिक्स। उससे रिलेटेड हम पहला वीडियो डाल चुके हैं। आज हम दूसरा वीडियो डाल रहे हैं। यदि आप पहला ये वीडियो देख रहे हैं तो इससे पहले वाला वीडियो जरूर देख लें, तभी आपको कुछ समझ में आएगा। चलिए, आपका वक्त ना लेते हुए हम आगे का वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला आज का, तो कहते हैं ना, दिल थाम के बैठी स्टूडेंट। तो चलिए, क्या चल रहा था अपना। तो इसके अंदर था थर्मोडायनेमिक्स। ये था ना, इस लगा लो समझ एक बात जो भी है। उसके अंदर मैंने पढ़ा दिया था पानी का विशिष्ट व्यवहार। ये सुनो। तो आगे टॉपिक आता है, ये टॉपिक थोड़ा मोस्ट है। इससे आगे आता है विशिष्ट ऊष्मा। विशिष्ट ऊष्मा। अब सर ये क्या होती है विशिष्ट ऊष्मा? इसको स्मॉल एस से लिखते हैं। मैंने आपको कल ही बताया था कि अपने पास हमेशा बस Q बराबर ये फॉर्मूला चलेगा ms डेल्टा टी। या कभी कोई डेल्टा टी की जगह मिल जाएगा डेल्टा थीटा। इस रूप में अपना फॉर्मूला चलेगा। तो इसी का रूप है। इस S को विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं और इसको जो ली गई ऊष्मा है, जो ऊष्मा है उसको कहते हैं। तो विशिष्ट ऊष्मा कैसे कहते हैं? जैसे मान लो एक द्रव्यमान है, भाई द्रव्यमान मान लो m द्रव्यमान है, इसको मैंने एक ले लिया। एक द्रव्यमान, इस एक द्रव्यमान को, इस एक द्रव्यमान है तो किसी कोई वस्तु का द्रव्यमान होगा, द्रव्यमान अकेला तो होगा नहीं। तो इस एक द्रव्यमान की वस्तु का मैं 1 डिग्री सेंटीग्रेड ताप बढ़ाने के लिए मुझे जो आवश्यक ऊष्मा चाहिएगी वो ऊष्मा विशिष्ट ऊष्मा कहलाती है। अब परिभाषा के रूप में बात कर लेते हैं। विशिष्ट ऊष्मा की कोई परिभाषा फिक्स नहीं होती। इसके दो प्रकार होते हैं, उनके हिसाब से इसकी परिभाषा होती है। तो बेसिकली आप ऐसे रेंडमली आप सुनना चाहो तो ऐसे परिभाषा हम बना सकते हैं कि इकाई द्रव्यमान में, किसी वस्तु के इकाई द्रव्यमान में 1 सेंटीग्रेड ताप या 1 डिग्री सेंटीग्रेड या 1 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा विशिष्ट ऊष्मा कहलाती है। ऐसे हम लिख सकते हैं। इसके अलावा हम आपको लिख के बताएंगे और इसके उदाहरण भी देंगे और प्लस में आपको इसके फॉर्मूला बताएंगे। तो चलिए, ये 2 प्रकार की होती है। सीधी सी बात तो ये है कि ये 2 प्रकार की होती है। ये 2 प्रकार की होती है। हाँ, थोड़ा जल्दी चलाना पड़ेगा क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा ना। चलिए, वैसे तो मेरा मूड तो ये है कि मैं टॉपिक समाप्त कर दूं और उसमें फिर अगले पार्ट में सीधे इसके न्यूमेरिकल ही आए, है ना। मैं चाहता तो ये हूँ, लेकिन देखते हैं क्या मैं चाहता हूँ बनाता है। पहला, ग्राम विशिष्ट ऊष्मा। ग्राम विशिष्ट ऊष्मा टॉपिक पूरा बना रहा हूँ, कंप्लीट कराऊंगा। अब ग्राम में क्या होगा? ग्राम में कोई वस्तु होगी, यानी किसी वस्तु के इकाई द्रव्यमान में एक डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाने हेतु आवश्यक ऊष्मा क्या कहलाती है? ग्राम विशिष्ट ऊष्मा कहलाती है। जैसे इसे लिखते हैं, चूंकि क्यू और क्या होता है ms स्मॉल एस है। एस क्या है? ये स्मॉल याद रखना, एस स्मॉल है। ms डेल्टा थीटा लिख लो इस बार। थीटा क्या है? डेल्टा थीटा ताप में परिवर्तन। किसमें परिवर्तन? डेल्टा थीटा क्या है यहाँ पे? ताप में परिवर्तन, याद रखना। तो इससे एस का फॉर्मूला रहता है। एस बराबर क्या लिख दूंगा मैं? क्यू अपॉन में m डेल्टा थीटा। इसका फॉर्मूला आ गया।
ये फॉर्मूला आ गया विशिष्ट ऊष्मा का, समझ के बाद। और चूंकि अब क्या है यहाँ पे n बराबर भी 1 है और ताप क्या है, एक ही तो है, 1 सेंटीग्रेड है, नहीं है क्या, ये दोनों बराबर है, तो ये भी है और ये भी 1, तो S बराबर क्या जाएगा, क्यों हो जाएगा। आई बात सुनने। अब इसका सेकंड पार्ट है मोलर विशिष्ट ऊष्मा, ये बेटा रह है मोलर विशिष्ट ऊष्मा। जरा ये देख लीजिए, ऐसे लिख लेते जैसे मान लो किसी पदार्थ के 1 मोल आयतन में 1 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाने हेतु आवश्यक ऊष्मा क्या कहलाएगी, बोलो क्या कहलाएगी, मोलर विशिष्ट ऊष्मा। तो वही बात इसे मैं क्या लिखूंगा, S बराबर Q MS M डेल्टा थीटा। अब वही बात, लेकिन इस बार आप समझे, इस तो मैंने लिख दिया, कोई बात नहीं सर, हमें समझ में भी आ गया, लेकिन अब देखिए ये S तो विशिष्ट ऊष्मा ही है, लेकिन इस बार ये S मोलर विशिष्ट ऊष्मा है ना, तो इसलिए S C में परिवर्तित हो जाएगी, C आ जाएगा और M की जगह क्या जाएगा, म्यू आ जाएगा, म्यू क्या जाएगा, म्यू। बस में अभी इस प्रकार चलेगा फॉर्मूला। अब क्या है, म्यू बराबर भी 1 है और डेल्टा थीटा बराबर भी 1 है, तो क्या लिख दूं, C बराबर क्यों लिख दूं क्या, ये सर लो। अब कोई आपको मात्रक पूछ ले विशिष्ट ऊष्मा का, तो आप मात्रक ऐसे आराम से निकाल सकते हैं, मात्रक निकाल सकते हैं आराम से, क्यों क्या है, ऊष्मा, ऊष्मा का मात्रक जूल, m का kg और ताप का जानते हो आप क्या होता है, केल्विन। अब यदि आप ये तो बात होती है m की s की, बात आती है CGS की, जूल कैलोरी ग्राम इंटू केल्विन, केल्विन का केल्विन होता है यार, बात समझ गई। और फॉर्मूला इसका होगा, समझ गए ना, वही फॉर्मूला इसका होने वाला है, निकाल सकते हो। अब एक की विमा निकाल के आता हूँ, दूसरी विमा आप निकाल लेना, चलो इसकी विमा निकाल देता हूँ, विमा निकाल रहा हूँ मैं इसकी, स्क्रीनशॉट लो, क्वेश्चन लिखो तो बढ़िया, कॉपी को फेयर में लिखना, फेयर कॉपी के अंदर लिखना इन नोट्स को, नोट्स आपको अच्छी तरीके से बनाने हैं, तभी कुछ ना कुछ समझ में आएगा। और आपकी मर्जी, आपसे कहीं से बनाइए, लेकिन नोट्स पूरी बनाया कीजिए, नोट्स के बिना कुछ नहीं होता। ये नहीं कि भाई नोट्स की क्या जरूरत है, पूरा यूट्यूब भरा पड़ा है न, ये बात बहुत गलत है। खुद के नोट्स खुद के होते हैं, क्योंकि जो हमारे समझे हुए होते हैं, ये सुनो। चलिए निकालो, जूल कीमत क्या होती है, M1L2T-2 के होती है, केजी की M1 होती है और केल्विन की केल्विन ही होती है, केल्विन भी एक M1L2T-2 का हिस्सा है ना। निकाल दूं तो क्या लिखूंगा, N0L2T-2 K-1, इसकी विमा आ गई, N0L2T-2 K-1, ये इसकी विमा आ गई, किसकी, विशिष्ट ऊष्मा की, ये विमा इसकी आएगी। तो ये हमारा क्या थी, विशिष्ट ऊष्मा, समझ में आई। अब कुछ मैथ विशिष्ट ऊष्मा है जो आपको न्यूमेरिकल करने में काम आती है और कभी कभी सीधी भी पूछ ली जाती है। तो देखिए जैसे मान लो ऐसे पूछ लेगा आपसे, भाई बताइए पानी की विशिष्ट ऊष्मा, पानी की विशिष्ट ऊष्मा क्या होती है, तो आप दिक्कत में आ जाएगी। तो याद रखना बेटा, पानी की विशिष्ट ऊष्मा होती है 1 कैलोरी ग्राम, मात्रक तो मैं इसका ही लगाऊंगा, मात्रक तो बेटा मैं ये लगाऊंगा, क्योंकि विशिष्ट उसमें पूछिए तो विशिष्ट ऊष्मा का ही मात्रक लगेगा। पानी के अलावा पूछ लिया बर्फ की, बर्फ क्या बताओगे, वही बताओगे 0.5 कैलोरी पर ग्राम केल्विन।
अब कोई भाप की पूछ ले, भाप यानी वाष्प, वाष्प लिख लो, भाप लिख लो, बात एक बराबर है। आई बात समझ में? वाष्प लिख लो चाहे भाप लिख लो, वो क्या होगी 0.47 कैलोरी ग्राम। ये है ना, ये मोस्ट है, ये आपको आने बहुत जरूरी है, ये आपको सीखने पड़ते हैं। रील में ये बहुत मोस्ट होते हैं, ये आपको 11वीं किताबों के अंदर मिल जाएंगे, आप उनको सीख सकते हो आराम से। लेकिन ये आपको आने बहुत जरूरी है, ये आपको न्यूमेरिकल में ज़्यादा काम आएंगे, और कभी कभी इनको सीधे भी पूछ लेता है। इतनी बात समझ में आई? तो चलिए आगे चलते हैं। अब एक छोटा सा नोट और होता है, वो भी आपको ऐसे बेसिक तौर से पूछ लिया जाता है। नोट लगा लिखना, ये मोस्ट लगा लिखना। पानी होता है ना, पानी, पानी की विशिष्ट उष्मा मैंने आपको लिखा दी, लेकिन एक बार ध्यान रखना, पानी की विशिष्ट उष्मा क्या होती है? ऐसे बोले तो घटती है। पानी की विशिष्ट उष्मा क्या होती है? घटती रहती है, लेकिन कब तक घटती है? 37 डिग्री, 37 डिग्री सेल्सियस पर ये क्या रहती है? तो न्यूनतम हो जाती है। क्या? विशिष्ट उष्मा 37 डिग्री सेल्सियस पर क्या होती है? न्यूनतम हो जाती है, लेकिन इससे अधिक ताप पर क्या होती है? फिर क्या होती है? फिर बढ़ने लगती है, फिर बढ़ने लगती है। ठीक है, इसका मैं ग्राफ बना देता हूँ। ग्राफ बेटा कुछ इस प्रकार से बनता है, मान लो यहाँ पे थी तो पहले घटेगी और फिर ऐसे बढ़ेगी। तो ये कौन ताप कौन सा था? 37 डिग्री, ऐसे था। तो फिर ये बढ़ती रहती है, मतलब 37 डिग्री पर ये मतलब 1 से 37 तक न्यूनतम न्यूनतम न्यूनतम, धीरे धीरे कम 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 कम, और फिर हम ताप बढ़ाते हैं, और तो फिर ये ऐसे जाएगी, फिर बढ़ के जाती है। तो यानी ये ऐसे करके ये ग्राफ चलता है, ऐसे करके ऐसे। ओके बेटा, तो सिंपल से ये मैं ग्राफ बना दिया पानी का ग्राफ। लेकिन रियल में क्या होता है? ये तो घटती है उसकी, लेकिन रियल में क्या होता है? रियल में देखिए, इस बॉक्स के अंदर लिखता हूँ, रियल में होता क्या है? पानी की विशिष्ट उष्मा अधिक होती है बेटा। इस बात को कोई भूलना मत। रियल में ना, रियल में पानी की विशिष्ट उष्मा क्या होती है? अधिक होती है। इस बात को याद रखना, पानी की विशिष्ट उष्मा घटती जरूर है, लेकिन कभी किसी ने पूछ लिया था कि पानी की विशिष्ट उष्मा होती है अधिक, कम, न्यूनतम, लगभग समान, या फिर उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी तो चक्कर नहीं है, पानी की विशिष्ट उष्मा हमेशा अधिक होती है। ये तो होती है घटती रहती है, घटती है, घटती लगभग होती है। समझ गया? घटती यानी घटती, तो ये घटने का नाम दिया क्यों है? घटने का नाम केवल इसके लिए दिया है क्योंकि ये 37 डिग्री सेल्सियस तक क्या होती है? एकदम न्यूनतम हो जाती है, इसलिए ये नाम दिया गया। चलिए इतना समझ आ गया, मेरे ख्याल से ज्यादा मोटा टॉपिक नहीं था, इसमें बता दिया। तो इसलिए पानी की ये विशिष्ट उष्मा अधिक होती है ना, तो इसलिए क्या करते हैं? इसलिए बोल देता हूँ यहाँ पे, इसलिए इसका उपयोग वाहनों के रिएक्टर में, रिएक्टर है, रिएक्टर में, जैसे मान लो और भी, हाँ सिकाई, सिकाई मान लो भाई, सिकाई में करते हैं। आई बात समझ? इसलिए इसका उपयोग इसमें कर लेते हैं। तो ये थे आपका विशिष्ट उष्मा का टॉपिक, जो कि मेरे हिसाब से तो बड़ा नहीं था, इजी था, हमने कर दिया। इतनी बात समझ में आ गई, तो अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हाँ टॉपिक थोड़ा सा बड़ा होने वाला है, इसलिए मैं इसे पूरा रफ करके स्टार्ट करने वाला हूँ। ना चलिए अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर मैं स्टार्ट करते हैं। तो चलिए अब आगे देखिए, आगे लेते हैं। अगला टॉपिक हमारा स्टार्ट होता है
तो बेटा सारे मोस्ट हैं। विशिष्ट ऊष्मा के बाद में आता है गुप्त ऊष्मा। अब सर गुप्त ऊष्मा क्या होती है? तो गुप्त ऊष्मा को आपको परिभाषा के रूप में समझाऊं तो मान लो किसी भी पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन करने के लिए, कोई पदार्थ है उसको द्रव से गैस या ठोस से गैस बनाने के लिए या द्रव से ठोस बनाने के लिए, मतलब उसकी अवस्थाएं परिवर्तन करने के लिए जो आवश्यक ऊष्मा होती है वो ऊष्मा क्या होती है? गुप्त ऊष्मा होती है। इसी परिभाषा मिल जाएगी, किसी पदार्थ की अवस्था परिवर्तन हेतु आवश्यक ऊष्मा कहलाती है, गुप्त ऊष्मा कहलाती है। अब कहोगे सर ऐसे क्वेश्चन तो कभी आते ही नहीं है। बेटा मैं मानता हूँ ऐसे क्वेश्चन कभी नहीं आते, लेकिन रियल में पता तो होना चाहिए ना कि भाई गुप्त ऊष्मा होती क्या है, होती क्या है। अब सभी तो ऐसे नहीं हो, सारे बच्चे ऐसे थोड़ी ना है यार जिनका नंबर एयरफोर्स के अंदर आएगा। डीमोटिवेट लेकिन होना नहीं अपने को, सभी का नंबर आएगा जो हमसे पढ़ते हैं। हंसने की क्या बात है, जो हमसे पढ़ते हैं आएगा उनका नंबर, दिल आए पढ़ते हो तो क्यों भाई। तो चलिए दिल नहीं लगाते वो हमारे चैनल पर करीब क्या गई, वो तो जाएंगे कैरिनाटी वगैरह वगैरह ऐसे चल रहे नहीं क्या। तो चलिए तो ये परिभाषा हुई, परिभाषा मत जाइए। मैंने कहा कि अवस्था परिवर्तन, गैस को ठोस, ठोस को गैस, गैस को ठोस तो नहीं, द्रव को ठोस, ठोस को द्रव, द्रव को गैस बनाने के लिए वगैरह वगैरह जो अवस्थाएं परिवर्तन करनी है तो क्या होती है उसके लिए आवश्यक ऊष्मा होती है, वो क्या होती है? गुप्त ऊष्मा होती है। अब जैसे मान लो, लेकिन ये काम किस पे होता है? नियत ताप पर होता है। जैसे मान लो जैसे नियत ताप कैसे लिख लो, जैसे नियत ताप पर यदि लिख लो, यदि नियत ताप पर किसी वस्तु का द्रव्यमान m है, जिसे Q ऊष्मा दी जाती है, जिसे Q ऊष्मा दी जाती है। तो क्या होता है, इसे Q ऊष्मा दी जाती है तो Q समानुपाती m होता है। समानुपाती रहेंगे तो कांस्टेंट आएगा L से लिखते हैं उसे, Q बराबर L है। और बेटा जो यहाँ पे L है ना, L वही क्या है? गुप्त ऊष्मा है, याद रखना इस बात को। तो L बराबर में क्या लिख लो? Q/m, ये आपकी गुप्त ऊष्मा का फॉर्मूला आ गया। इसका मात्रक लिखोगे, मात्रक क्या लिखूं? पर केजी या कैलोरी पर ग्राम, विमा लिख सकते हो। m0 L2 T-2 पिछली बनाई थी वैसे विमा बनाई डालना, ठीक है। ये इसकी विमा होगी, ये थी अपनी गुप्त ऊष्मा। ये क्या थी? अपनी गुप्त ऊष्मा। तो चलिए सर ये तो बात हमको समझ में आ गई। अब कुछ वही बात जैसे मैंने पानी की विशेष ऊष्मा बताई थी, इसी प्रकार क्वेश्चन में कभी सीधे पूछ लिए जाते हैं या फिर क्वेश्चन के रूप में आ जाते हैं, न्यूमेरिकल के अंदर ही पूछ लेते हैं। तो वो ऐसी है, मान लो बर्फ है ना, बर्फ की गलन की गुप्त ऊष्मा की नहीं है, क्या करो, बर्फ के गलन की गुप्त ऊष्मा वो कितनी होती है? 80 कैलोरी पर ग्राम, 80 कैलोरी पर ग्राम। समझ में आ गई। अब ऐसे मान लो जल के वाष्पन की गुप्त ऊष्मा वो क्या होगी? कभी 536 लिख देते हैं या 540 कैलोरी पर ग्राम। डोंट वरी, ऑप्शन में आपको याद है एक मिलेंगे दोनों में से, ठीक है ना। ऐसे नहीं 36 भी आएगा 40 भी आएगा, ऐसा कभी नहीं आएगा।
और आ गया ना तो वो नंबर बोनस के मिलेंगे। मुझे पता है कई खराबी चलती रहती है माइंड के अंदर, खुराफाती सुर दोनों आ जाए तो अरे बेटा दोनों नहीं आएंगे, और आगे तो तेरे नंबर बोनस के हैं, तेरे क्या सबके हैं। तो ये छोटा टॉपिक था गुप्त उष्मा, ज्यादा बड़ा नहीं था, आसान सा ही था। गुप्त उष्मा कर सकते हो, आराम से कर सकते हो, हार्ड नहीं है। अब नया टॉपिक, एक छोटा टॉपिक आता है, नियम आता है, नियम इसे कहते हैं जूल का उष्मीय नियम। जो हम के काम की है वो सारी बातें सिखा रहा हूँ, सारी बातें। जूल किया उष्मीय नियम, जूल का उष्मीय नियम, जूल का उष्मीय नियम कहता है यदि कार्य को उष्मा ऊर्जा में रूपांतरित किया जाए, यदि कार्य को उष्मा ऊर्जा के रूप में क्या किया जाए, रूपांतरित किया जाए, तो कार्य यानी W और उष्मा ऊर्जा यानी Q का अनुपात नियत रहता है। ये बात अपने जूल साहब कहते हैं। तो मैं लिख देता हूं इसकी बात गणितीय रूप में बता। अब नियतांक आएगा, नियत रहता है क्योंकि नियतांक तो नियतांक जूल ने कहा है तो जूल ही आएगा। तो W बराबर क्या जाएगा, एक और सूत्र आएगा JH, Q मैंने H लिख लिया। H का मतलब Q का H भी लिख सकते हैं। H मतलब हीट नहीं होता क्या, हीट भी होती है, उष्मा ही होती है। लेकिन ये तो सब नॉर्मल चीज है, ये भी कुछ ऐसे दूसरे जूल का इसमें नियम होता है तो क्या करोगे, तो ये बताना पड़ेगा। लेकिन मोस्ट तो ये बेटा, 1 कैलोरी बराबर 4.18 या फिर 4.2 जूल होते हैं। ये बात मोस्ट है, ये बात क्वेश्चन में पूछी जाती है, क्वेश्चन के रूप में पूछ ली जाती है कि 1 कैलोरी का मान होता है। वैसे रियल में सही है, ये सही है, सही है, ठीक है। ये तो मैंने इसलिए बताया कि कभी कभी राउंड फिगर में 4.2 ले ही लेते हैं, है ना। वैसे रियल में होता क्या है, 4.18 होता है। अब एकदम किसी को समझाया है। तो ये था जूल का इसमें छोटा सा नियम है जूल का, उसमें नहीं, जूल के इसमें साहब ये कहते हैं। तो इसी प्रकार तो कुछ रह गया क्या, और क्या तुमको एक बात हो रही है, चलो मैं पता नहीं चाहता, लेकिन फिर भी कभी कोई क्वेश्चन आए तो क्या तो गाड़ी निकालेगी, इस सर पे भरोसा किया और अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, ऐसे करने लग जाओगे आप लोग ना, तो मैं नहीं चाहता कि आप ऐसे करो। चलो ले लेते हैं, फिर भी परिवर्तन ले लेते हैं, परिवर्तन किसमें, डेल्टा थीटा परिवर्तन। पहला कंडीशन ये है, पहली कंडीशन दी है यदि h ऊंचाई से कोई वस्तु गिरती है, h ऊंचाई से कोई वस्तु गिरती है तो उसके ताप में परिवर्तन बताओ। तो रियल में h ऊंचाई से वस्तु गिरेगी तो h ऊंचाई से वस्तु h ऊंचाई से गिरती है, ऐसे मान लो ऐसी वस्तु उसको h ऊंचाई से गिरती है, तो पहले वस्तु किसमें थी, गिरेगी तो उसमें कौन सी ऊर्जा जाएगी, गतिज ऊर्जा, और स्थिर है तो मतलब स्थितिज ऊर्जा। लेकिन पहले तो किसी समय तो स्थिर ऊर्जा में रही होगी। तो इस बार mgh, और क्योंकि हमें थीटा परिवर्तन निकाला तो हमें सूत्र वही चाहिए, क्यों वाला, ms डेल्टा थीटा गुणा में जूल का इसमें नहीं मोल लगता है। ये बातों को याद रखनी पड़ेगी क्योंकि ना जूल के ये दोनों नियम जूल पे आधारित है, कि दोनों ही प्रकार की ऊर्जा जूल पे आधारित है, नहीं क्या, ये भी उसमें ही तो है और ये गतिज ऊर्जा है, इसलिए गुणा में जूल और लगता है। इसलिए तो पहले मैंने आपको जूल का उसमें नियम पढ़ाया है, ठीक है। चलिए, दोनों वस्तु एक ही थी तो दोनों का द्रव्यमान समान है, तो m से m कैंसिल हो जाएगा। GS बराबर क्या लिख दूं,
अब चाहिए क्या अपने को, परिवर्तन चाहिए ओनली फॉर डेल्टा थीटा, यहाँ पे रख लो CH SG। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, GH अपॉन में SJ। आपको सही दिख रहा है क्या? चलिए GH अपॉन में SJ बिल्कुल सही दिख रहा है आपको, ठीक है। तो यदि एच ऊंचाई से कोई वस्तु गिरी तो कहोगे सर हाफ एम स्क्वायर क्या कहाँ गया, तो मैंने बेटा अभी ये कहा कि एच ऊंचाई से वस्तु गिरती है। अब सुनना, अब मैं कुछ और कहूंगा, यदि एच ऊंचाई से v वेग से कोई वस्तु गिरती है, v वेग से कोई वस्तु गिरती है, अब आएगा तो ताप में परिवर्तन, अब क्या आएगा, अब आएगा वो सीधी कहां से गिर रही है, विवेक से गिर रही, सीधी सीधी गिर रही है विवेक से, छोड़ा नहीं है उसको, छोड़ा नहीं है। एच ऊंचाई से कोई वस्तु गिरती है, एच ऊंचाई से गिरती है वस्तु, अब वो क्या कर रही है, एच ऊंचाई से वी वेग से गिर रही है, सीधी सीधी वी वेग से, ये वी वेग क्या कर देगा, परिवर्तन कर देगा। तो मैं सीधा गतिज ऊर्जा फॉर्मूला लगाऊंगा, गतिज ऊर्जा फॉर्मूला हाफ mv स्क्वायर इज इक्वल टू वही बात, थीटा में परिवर्तन चाहिए तो ms डेल्टा थीटा क्रॉस में जे जरूर लगता है बेटा, याद रखना वही बात, दोनों ऊर्जाएं हैं, इस बार दोनों का द्रव्यमान समान, तो हम ये चेंज कर देंगे। इतनी बात समझ में आ गई आपको? चलो आगे देखते हैं। चलिए मुझे लग रहा है आपको सही नहीं दिख रहा, लेकिन ठीक है आपको दिख रहा है, सही दिख रहा है। तो एम से एम कैंसिल कर दो, चलिए एम से एम कैंसिल कर दूंगा, क्या बचेगा वी स्क्वायर अपॉन 2 बराबर एस डेल्टा थीटा इंटू में जे, अपने को क्या चाहिए डेल्टा थीटा, केवल ये तो चाहिए, इसको रख लूंगा वी स्क्वायर 2 एस जी, ये फॉर्मूला आ गया किसका, यदि वस्तु क्या से गिर रही है, वी वेग से गिर रही है एच ऊंचाई से। चलिए आगे वाला मैं भी लिखा रहा हूँ, ठीक है, वो देखिए इस प्रकार से, मान लो यदि एच ऊंचाई से क्या गिर रही है, बर्फ गिरती है, तो क्या करोगे, अब कहोगे सर बर्फ गिर रही है, तो हमें ये बताइए कि हम स्थितिज ऊर्जा लें या फिर गतिज ऊर्जा लेंगे, वो दिख रहा है कोने वाला, यदि एच ऊंचाई से बर्फ गिरती है, दिख रहा है क्या, मुझे लग रहा है आपको दिख रहा है, इसको एक बार करता हूं, सही है, चल देखो रुको बस दिख रहा है ना, कमेंट कर देना आप इसे थोड़ा। अब गिर रही है तो एच ऊंचाई से जो गिर रही है, बात वही है, लोगे क्या mg से तो लोगे, लेकिन अब यहाँ पे क्या लोगे आप, अभी वस्तु गिर रही है, वस्तु गिर रही है एच ऊंचाई से, बर्फ गिर रही है, आगे मैं लिख देता हूँ, फिर आप कहोगे सर जो m डैश द्रव्यमान में, जो m डैश बेटा m डैश, जो m डैश, मेरी बात को सुन लेना, आपको समझ में भी नहीं आएगा, जो m डैश द्रव्यमान में पिघल चुकी है, ठीक है ना, m डैश द्रव्यमान में पिघल चुकी है, m डैश का पिघल चुका, mgh बराबर, अब पिघलने वाली कंडीशन कौन सी आती है, वो लिखा रखी है आपको, गुरुत्व ऊष्मा वाली, बर्फ से किसमें, जल बर्फ से किसमें जा रही है, ठोस से किसमें जा रही है, दोनों में जा रही है, तो इस बार m डैश l कर दूंगा और गुणा में कर दूंगा j कर दूंगा, क्योंकि पहले द्रव्यमान उसका m था, इस बार कुछ पिघल गई तो m डैश कर दिया, इस बार ये कटेंगे नहीं बेटे, तो सर फॉर्मूला क्या बनेगा, फॉर्मूला कुछ नहीं बचेगा, फॉर्मूला आप h का बनाइए, वो क्या बनेगा m डैश l,
जे अपॉन में एम जी। ये फॉर्मूला बन गया एच जैसे वस्तु गिरती है तो उसकी एच ऊंचाई निकालेगा। ऐसे आप निकाल सकते हो, कुछ भी निकाल सकते हो, प्रारंभिक द्रव्यमान निकाल सकते हो, इस सूत्र से कुछ भी निकाल सकते हो, ऐसा ना, लेकिन रियल में ऊंचाई पूछता है। अब वो बोलते क्या लिख दूं, यदि बर्फ पूरी पिघल गई तो एम डी बराबर क्या होगा, एम होगा। बर्फ तो पूरी पिघल गई, फिर क्या आ जाएगा, एम एल गुना जे एम जी। एम से मैं कैंसिल कर दूं तो एल जे अपॉन में जी। ये फॉर्मूला बनेगा। या को दिख नहीं रहा तो इसको मैं नीचे लिखता हूँ, इसी फॉर्मूले में नीचे लिखता हूँ इसी को। ये बनेगा एच बराबर एल जे अपॉन में जी। ये ज्यादा सुनने आ गई, देखिए नोट कीजिए। और वैसे तो इजी था बेटा, कोई ज्यादा हार्ड नहीं था। इसे स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे चलते हैं। छोटा सा भी और रह गया, ज्यादा बड़ा तो नहीं, छोटा सा रह गया। इससे पहले स्क्रीनशॉट में ले लीजिए। एक छोटा सा टॉपिक बचा है, मुझे लगता है वीडियो लंबा हो चुका है बेटा, इसलिए अब कल ही बनाएंगे, अगला वीडियो बाद में डालेंगे, ठीक है ना। मुझे लगता है बहुत लंबा हो गया वीडियो, कोई बात नहीं, हर टॉपिक बन जाएगा। थोड़ा छोटा टॉपिक और देख लिए। वैसे ये उष्मामिति है, ये उष्मामिति है और ये उष्मागतिक है, ठीक है ना। उष्मागतिक के अंदर टॉपिक चल रहा है उष्मामिति। उष्मामिति कंप्लीट करूंगा और फिर इसके वीडियो डाल दूंगा, इसके न्यूमेरिकल भी, हाँ। उष्मामिति कंप्लीट करेंगे। वैसे तो थर्मोडायनामिक्स बहुत बड़ा है, सारा थोड़ी कंप्लीट करूंगा। पहले एक टॉपिक कंप्लीट, उसके न्यूमेरिकल, दूसरा टॉपिक कंप्लीट, उसके न्यूमेरिकल, हाँ। तो चलो अब आता है उष्मामिति का सिद्धांत, इस टॉपिक का सिद्धांत। पहले तो लो, ये टॉपिक किस पे आधारित है? अभी तो हमने पढ़ा, ये टॉपिक मिश्रण पर आधारित है। किस पे आधारित है? मिश्रण के ऊपर आधारित है। तो सर ना, ये टॉपिक आधारित है मिश्रण के ऊपर, यानी दो द्रव्यों का मिश्रण, दो गैसों का मिश्रण, दो ठोसों का मिश्रण पर आधारित है। ऐसे मान लो, यदि लिख लो, ऐसे तो लिखने को जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी आपको बता देता हूँ। यह सिद्धांत मिश्रण पर आधारित है। जैसे ले लो, दो द्रव्यों को मिलाया जाता है, यदि पहले द्रव्य का द्रव्यमान, पहले का द्रव्य का द्रव्यमान क्या है, m1, सुनना, द्रव्यमान m1, विशिष्ट उष्मा s1 और ताप में परिवर्तन, तो ताप कितना है, डेल्टा थीटा है, डाउन कर लो। तथा दूसरे द्रव्य का द्रव्यमान m2, विशिष्ट उष्मा s2 और क्या नाम है, ताप में परिवर्तन थीटा 2 है। तो इनकी उष्मा दोनों को एक मिली है, Q बराबर Q कर देता हूं, यानी m1 s1 दोनों का लिखूंगा थीटा 1 माइनस थीटा मिक्सचर, थीटा मिश्रण। वो मिश्रण जिसके क्या हुआ, इसमें मिला है और इसमें मिला है, ताप दोनों मिश्रित तो हुआ ना, थोड़ा ताप इसमें मिश्रित हुआ है, किसमें, पहले द्रव में, और थोड़ा ताप दूसरे द्रव के अंदर। जो मिश्रित द्रव है, मिश्रित ताप उसको हट जाता है। तो माइनस टी में कर दो, लेकिन टी मिक्सर कर देते हैं। हमें अणुगति का सिद्धांत किस पर आधारित है, मिश्रण पर आधारित है, इसलिए मिश्रण
बराबर M2S2 θ2 माइनस थीटा मिक्सचर। तो इसी से एक फॉर्मूला निकलता है यहाँ पे, हमको सीधा याद ही करना पड़ता है थीटा मिक्सचर का। इसको सोल्व करेंगे तो निकलेगा M1S1 θ1 प्लस M2S2 θ2 बराबर M1S1 प्लस M2S2। ये न्यूमेरिकल निकालने का है, इसके ताप का मिश्रण निकालिए। तो ये फॉर्मूला था थीटा मिक्सचर का, ये M2S2, ठीक है। लास्ट सिद्धांत यही है, उष्मामिति का सिद्धांत हमें ये फॉर्मूला देता है। उष्मामिति का सिद्धांत कोई काम का नहीं था, लेकिन उसने ये हमको फॉर्मूला क्या दिया है, भेंट में दिया है, भेंट के रूप में यानी गिफ्ट के रूप में दिया है, इसलिए ये क्या है हमारे लिए मोस्ट है। आगे बस में ये सुनो, तो आज का वीडियो में इतना रखेंगे। और कैसा लगा आपको वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ऐसे आगे बढ़ते रहें आप हमारे चैनल के साथ। नेवी एयरफोर्स बैच बिल्कुल शुरू हो चुका है, एकदम शुद्ध शाकाहारी बैच। आप जुड़े इसमें, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जोड़ें और हमें आगे बढ़ाएं, ताकि हम आपको हमसे ज़्यादा आगे बढ़ाएं। यस और नो? तो स्वागत है आपका नेवी एयरफोर्स बैच के अंदर। ऐसे जुड़ते रहिए हमारे साथ, ऐसे ही पढ़ते रहिए और ऐसे ही हेल्दी रहिए और स्टडी करते रहिए। तो चलिए इसी के साथ आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद स्टूडेंट।